हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मौद्रिक प्रणाली। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये ध्यान रखना, आज की क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि ये चीज़ें अगर आपने बहुत अच्छे से पहले से नहीं पढ़ी हैं तो आपके लिए हर एक चीज़ नई होगी। हर कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आप समझ लोगे तो आगे आपके कितने भी बड़े एग्जाम दो वहाँ आपके काम आएगी। ठीक है। आरबीआई देखेंगे, आरबीआई के कार देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, मनी देखेंगे, मनी के प्रकार देखेंगे, खाते देखेंगे, कितने टाइप के, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे मुद्रा, कि आखिर मुद्रा होती क्या है। मुद्रा मतलब पैसा या रुपया। ठीक है। तो मुद्रा होती क्या है, क्या पैसा ही सब चीज है? तो ऐसी बात नहीं, ये तो एक विनिमय का माध्यम है। इसकी जगह पहले क्या चलता था, जब ये मुद्रा नहीं आई थी तो क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। उसमें क्या होता था कि आप हमें कुछ दो, एक चीज, जैसे किसी को चाहिए खाने के लिए अनाज, दूसरे के पास है पशु, कोई गाय है, तो अदला बदली कर लेते थे कि एक गाय के बदले इतना अनाज दे देंगे। गांव में आज भी चले जाओ, अनाज के बदले चीजें ले आते हैं दुकान से। ठीक है। तो ऐसे सिस्टम भी चलता था। फिर मुद्रा आ गई तो अब मुद्रा के रूप में चीजें चलती हैं। तो मुद्रा वह वस्तु होती है जिसे भुगतान हेतु सामान्य सभी लोगों की आपस में एक स्वीकृति होती है, तो वो मुद्रा है। मुद्रा के कार्य क्या क्या होते हैं? एक विनिमय का माध्यम, विनिमय मतलब कोई चीज लो, लेन देन, लेन देन का माध्यम है मुद्रा। मान की दूसरा कार्य इसका क्या है, मान की सामान्य माप। मान क्या है, किसी वस्तु का आपको रेट पता करना है कि इसका रेट क्या है, तो इसके मुद्रा के फॉर्म में ही आप माप लेते हो कि 200 की है, 300 की है, 500 की। तो सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। अगला कार्य क्या करती है मुद्रा, स्थगित भुगतानों हेतु मानक। स्थगित भुगतान मतलब जो भविष्य में आप पेमेंट करने वाले हो। तो इंडिया जैसे लोन लिया, तो होता है ना, $2 बिलियन लोन ले लिया, तो अब मुद्रा है, मुद्रा के रूप में तो आप भविष्य में जो पेमेंट करोगे उसमें आपके पास पता है आपको कि इतना रुपए देना है। फिर संपत्ति का भंडार, जो आप मुद्रा रखते हो, बैंक में रखते हो, तो ये आपको पता है कि इतनी संपत्ति के आप मालिक हो। ये सारे मुद्रा के काम होते हैं। बार्टर सिस्टम में बता चुका, पहले होता था ये वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें वस्तुओं को एक दूसरे से इंटरचेंज किया जाता है। लेकिन इसमें एक था कि डबल नीड ऑफ कोइंसिडेंस होना चाहिए, कि जो सामने वाले के पास है, ए व्यक्ति है और बी है, तो इसकी वस्तु की जरूरत आपको हो, उसकी वस्तु की जरूरत, मतलब उसकी वस्तु की जरूरत आपको हो, आपकी वस्तु की जरूरत उसको हो, तभी आप ये काम कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इसमें। मुद्रा में क्या होगा, वस्तु की जरूरत हो ना हो, मुद्रा आपके पास आ गई, फिर आप खरीद लो। आगे चलते हैं, मुद्रा के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मुद्रा कई टाइप की होती है। एक होती है संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा। पहले क्या होता था, सिक्के चलते थे सोने के, तो सोने का 10 ग्राम का कॉइन चला, तो 10 ग्राम का रेट जैसे 500 रुपये था, पहले बहुत सस्ता था, तो ये 500 रुपये इसका, 10 ग्राम सोना बेच दो तो भी 500 का होता था, और ये सिक्का भी दे दो तो इसका भी मूल्य 500। तो जो मुद्रा बनाने में खर्च आता था, या मुद्रा में जो धातु लगी होती थी, तो जो धातु का मान होता था वही उसका मूल्य होता था। तो यही इसी को बोलते हैं संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा, कि इस मुद्रा का मान इसके वस्तुमान के समान होता था, जो इसकी धातु का मान होता है या जिस चीज से बनती थी, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। अगली आई सांकेतिक मुद्रा, जो आज की डेट में नोट वगैरह चलते हैं ना, वो सांकेतिक मुद्रा। इसमें क्या होता है, इसकी मुद्रा का मान जो होता है ना, इसके वस्तुमान से बहुत अधिक होता है। मुद्रा का मान 2000 रुपये का नोट लिया आपने, और इसको बनाने में 1.5 रुपये खर्च आ रहा है, तो वस्तुमान 1.5 रुपये, लेकिन इसका मूल्य कितना है, 2000। आगे आ जाते हैं, प्रतिनिधि संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा। ये क्या होती है, एक प्रकार की सांकेतिक मुद्रा होती है जिसे सरकार जो जारी करता है, सरकार जारी करता है, जैसे इंडिया में आरबीआई करती है, तो जारीकर्ता द्वारा समतुल्य मूल्य के स्वर्ण चांदी के भंडार के आधार पर जारी किया, मतलब उतना वो भंडार अपने पास रख लेगा, तभी 500, अगर 500 रुपये का चांदी का भंडार अपने पास रखा है सोने का, तभी वो 500 रुपये का नया नोट छापेगा। इसको बोलते थे प्रतिनिधि संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा। अब आती फिएट मनी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लीगल टेंडर मनी से, यहाँ से दो जगह से क्वेश्चन आते हैं आपके। सांकेतिक मुद्रा से तो आते ही आते हैं। तो जो वैध मुद्रा है आपकी, फिएट मनी को हिंदी में बोला जाता है वैध मुद्रा, ये सरकार के आदेश से चलती है। सरकार बोल देते हैं कि इस मुद्रा को चलाया जा रहा है, तो सरकार के आदेश पे चलती है, अलाउ कर देती है सरकार।
एक दूसरी इसी का ही अगला रूप है दूसरी मुद्रा, लीगल टेंडर मनी। जो कि आज के डेट में नोट चलते हैं वो सब लीगल टेंडर मनी ही कहलाते हैं, जितने भी नोट आते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि आर्थिक लेन देन में इसे स्वीकार करना कानूनी बाध्यता होती है। ये है इंपॉर्टेंट कि सरकार के आदेश पे तो चलती चलती है, सरकारी आदेश तो है ही यहाँ पे, इसके साथ में इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये आपकी कानूनी बाध्यता है। अगर स्वीकार नहीं करोगे तो जेल जा सकते हो। जो लोग 10 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का लेने से मना कर देते हैं ना, आरबीआई ने एक बार बोला था कि सारे सिक्के सही है, कोई फर्जी नहीं है, आप इसको लीजिए, नहीं लेंगे तो आप एफआईआर कर सकते हो। दूसरा होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, कि लीगल टेंडर तो होती है लेकिन इससे आप लिमिटेड रुपए का भुगतान कर सकते हो। जैसे 50 पैसे का पहले नोट चलता था, तो नोट नहीं, 50 पैसे का सिक्का चलता, इस सिक्के से आप केवल 10 रुपए तक का भुगतान कर सकते थे। ये हो गई लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 के सिक्के दे दिए, वो नहीं चलेगा। तो ये 50 पैसे तक सीमित है। 1 रुपए के भुगतान तो आज भी लोग करते हैं, 10,000 का कर देते हैं, ठीक है। एक होती है फिड्यूशियरी मनी। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में टर्म क्यों चाहिए आपको, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स इंग्लिश में ही सीखने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ही पूछ लेते हैं। आप हिंदी खोजते रह जाओगे, इतनी क्लिष्ट है हिंदी नहीं। बस हिंदी के लिए आपको क्या है, इसका एक बार आप गूगल कर लेना, इसका अर्थ लिख लेना, बाकी पूछा जाएगा इंग्लिश में ही अधिकतर। तो यह फिड्यूशियरी मनी क्या होती है, पारस्परिक विश्वास के आधार पर चलती। कभी देखिए ना, टोकन सिस्टम होता है, किसी आश्रम वगैरह में जाओ तो वहां आपने टोकन खरीद लिए, फिर जितनी भी दुकानें हैं वहां पे क्या करोगे आप, कोई भी चीज खरीदो वो टोकन लेके चला देते हैं, ठीक है। तो ये पारस्परिक विश्वास के आधार पर चलती है। अगला प्रकार है नियर मनी। मनी तो नहीं है लेकिन समीपी मुद्रा है, मनी में तुरंत कन्वर्ट करा सकते हो जब भी आपको जरूरत है। तो अधिक तरल, तरलता वही होती है कन्वर्ट कराना, तुरंत कन्वर्ट हो जाए। तो अधिक तरल संपत्ति को समीप मनी कहते हैं। जैसे आपके पास चेक है कोई या डिमांड ड्राफ्ट है, तुरंत बैंक में जाओगे वो आपको पैसा दे देंगे। प्लास्टिक मनी होती है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जितने भी कार्ड होते हैं उनको जमा मुद्रा, जो आपने बैंक में जमा कर, ठीक है। तो मुद्रा और मुद्रा के टाइप अब आप जान गए हैं कितने टाइप के। अब आते हैं इस मुद्रा को आप रखते कहाँ हो, बैंक में। तो बैंक में खाते कितने टाइप के होते हैं, हर एक चीज को यहाँ से समझते जाना ध्यान से। अगर जो चीज समझ में नहीं आई है, आगे इन चीजों का इतना यूज होना है कि फिर आगे के चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए। तो जो चीज है आप अच्छे से समझो और बार बार उसको देखो, समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर चीज में नॉर्मल एग्जाम्पल से जोड़ के आपको समझा देगा, ठीक है। 3 टाइप के आपके खाते होते हैं बैंक में, कहीं पे जाओ। एक सेविंग अकाउंट, बचत खाता जिसे बोलते हैं, दूसरा करंट अकाउंट, और तीसरा होता है फिक्स डिपॉजिट या रिकरेंट डिपॉजिट। ये टाइम वाला होता है कि इसमें इतने टाइम के बाद ही पैसा निकालोगे तभी मिलेगा, मिल तो जाता है बट फिर वो ब्याज वगैरह काट लेते हैं अगर आप पहले इसको तोड़ते हो। सेविंग अकाउंट में क्या है कि यहाँ पे आप बहुत बार पैसा निकालोगे तो आप पे कुछ चार्ज लगा देगा बैंक। तो आप पैसा तो निकाल सकते हो, जब भी आप मांग करोगे मांग आहरण हो जाएगी, लेकिन एक लिमिट उस पर लगी होती है। तो कुछ प्रतिबंध होते हैं निकासी पे, ब्याज इस पे कम मिलता है, मांग देता और समय देता दोनों होती है। मतलब कि 1 महीने में इतने ट्रांजेक्शन करो, इसके बाद आप पे चार्ज लग जाता है। तो वो ट्रांजेक्शन करोगे तो मांग देता भी, समय देता क्या होती है, जब समय आपका फिक्स हो जाए। तो जब 1 महीने में उतने ट्रांजेक्शन कर दिए तो अगले महीने में ही बाकी कर सकते हो। तो एक टाइम भी इस पे रहता है कि इतने टाइम में इतना ही कर सकते हो। जब चालू खाता होता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, निकासी कितने बार करो कितने बार जमा करो, ब्याज भी कुछ नहीं मिलता, केवल मांग देता रहती है, यहाँ पे समय देता नहीं रहती। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट, एफडी एंड आरडी, रिकरेंट डिपॉजिट, ये खाता जो होता है इसमें क्या होता है, आपकी मांग देता नहीं होती, प्रतिबंधित होती है, समय देता होती है, केवल समय देता। टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। तो समय देता ज्यादा, ब्याज इस पे ज्यादा मिलता है। अब ये ध्यान रखना कि मांग देता किस में होती है, समय देता आगे बहुत यूज होगा। जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, डीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। टीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ये जो डिपॉजिट आप करते हो बैंक की ये देयताएं होती है आप पे, बैंक के पास एक उधारी होती है, बैंक आपसे उधार लेता है पैसा, ठीक है। तो बैंक की क्या होती है, लायबिलिटीज। तो जब डिमांड डिपॉजिट हो गया, टाइम डिपॉजिट, तो इसको बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है, एनडीटीएल। बैंक के पास जो मांग देता होती है और समय देता है, टोटल इसको बोलते हैं टोटल एनडीटीएल।
जो एफडी आरडी और सेविंग अकाउंट जो है सब मिला के आप देखते हो तो टोटल एनडीटीएल हो गया। अब एनडीटीएल शब्द का जहाँ उपयोग हो समझ जाया करो कि इसमें आपका जो मांग देता है, मांग देता है वो कि जब आपने जमा किया जब मांगोगे आपको तुरंत मिल जाए। टाइम देता है वो है कि आपने जमा तो कर दिया लेकिन एक टाइम बना दिया कि 3 साल की एफडी है, 4 साल की है वो। तो जो टोटल जमा करते हो आप सारे खातों में वो टोटल एनडीटीएल में आ जाता है। अब डाकघर में खाते यहाँ से पूछा जाता है, तो डाकघर क्या होता है? केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंटल वो है, डिपार्टमेंट है। बाकी बैंक क्या है? अलग से उपक्रम है, लेकिन ये केंद्र सरकार का ही है। इसमें अकाउंट कौन कौन से खोल सकते हो आप? सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, एफडी खोल सकते हो, आरडी खोल सकते हो, लेकिन करंट अकाउंट डाकघर में नहीं खोल सकते हो। इस पे क्वेश्चन आता है, कई बार आया। तो डाकघर में आप चालू खाता नहीं खोलते। जो आप डाकघर में जमा कराते हो ना वो केंद्र के पास आपका, केंद्र की जो लोक लेखा निधि होती है ना उसमें जाता है। एक प्रकार से आप केंद्र को लोन देते हो ये डाकघर की जमा, और केंद्र इस पैसे का प्रयोग क्या करता है? अपने विकासात्मक कार्यों में करता है। इसलिए तो नितिन गडकरी ऐसे थोड़ी बोलते हैं, आप बजट में देखोगे 2 लाख करोड़ मिले और गडकरी बोल रहा है मेरे पास तो 10-20 लाख करोड़ रुपए। ये कहाँ से, ये से आता है? इस तरीके से केंद्र जनता से पैसे लेता है उधार। फिर होता है मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई किसे बोलते हैं? तो मुद्रा आपूर्ति दो ही चीजें इसमें शामिल होती हैं। एक जो आपके पास कैश पड़ा है करेंसी, प्लस जो आपका बैंक जमा है। तो बैंक किसका जमा होता है? लोगों का ही बैंक में जमा है टोटल पैसा। बैंकों में जो जमा है वो बैंक भी अपने, एक बैंक दूसरे बैंक के पास रखता है, लेकिन बैंक का अपना तो कुछ है नहीं, है ना। तो टोटल लोगों का जो जमा पूंजी है और जो कैश है, यही दोनों मिला के आपका मुद्रा आपूर्ति बनाते हैं, मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब महंगाई रोकनी है तो आप क्या करोगे? मुद्रा आपूर्ति को कम करते हो। जब आपको विकास बढ़ाना है तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ा देते हो। तो ये टर्म का बहुत उपयोग होगा, तो इस टर्म को ध्यान से समझ लेना कि मुद्रा आपूर्ति में क्या आता है? करेंसी प्लस बैंक डिपॉजिट। अब आते हैं किसी समय बिंदु पर जनता द्वारा धारित सभी प्रकार की मुद्रा, करेंसी और बैंक जमा के संग्रह को मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। सरकार और बैंकिंग प्रणाली की मुद्रा इसमें शामिल नहीं की जाती मुद्रा आपूर्ति में, ठीक है। क्योंकि सरकार ने अपने पास ले ली तो फिर मुद्रा आपूर्ति नहीं, मुद्रा की कमी कर दी, ठीक है। तो सरकार का नहीं कहना है। सरकार और बैंकिंग प्रणाली में जो मुद्रा है, बैंक का खुद का मुद्रा है, ठीक है, वो नहीं कहलाएगा। यहाँ पे ये आपकी मुद्रा है, आपका पैसा है, वही बैंकों में जमा है, बैंक उसी को ही इधर से उधर करते हैं, वो आपका मुद्रा आपूर्ति में आएगा। जो आपके पास कैश है वो। मुद्रा आपूर्ति व्यवस्था में जब मुद्रा आपूर्ति होती है तो वो अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति दर्शाती है। सपोज करो आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो आपकी क्रय शक्ति कितनी है? 10 लाख की है। अब 5 आपके पास है, 5 आपने बैंक में रखी, ऐसे ही करके हर व्यक्ति का जोड़ लो तो जो टोटल मुद्रा होगी वो पूरे देश भर की क्या है, या अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति, किसी चीज को खरीदने की शक्ति दिखाएगी। अब कुछ अवधारणा है, यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस स्तर के एग्जाम्स में बनता है, कभी कभी छोटे एग्जाम में। आजकल यही है, चौंकाने के लिए कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं। वो ये जानते हैं कि ये लोग पढ़ के नहीं आए होंगे, इनको क्या पता, तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इस हिसाब से डाल देते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ के जाओ तो यही क्वेश्चन सही होगा, यही आपको एज दिलाते हैं बाकी स्टूडेंट से। तो कुछ अवधारणाएं हैं M1 M2 M3 M4 करके। M1 अवधारणा क्या है? M1 मुद्रा की अवधारणा क्या है? इसमें करेंसी जो कैश है वो आता है। डिमांड डिपॉजिट जो मैंने बोला मांग जमा, मतलब सेविंग अकाउंट और चालू खाता में जो जमा है वही। प्लस अदर डिपॉजिट, कुछ डिपॉजिट ऐसे होते हैं कि कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जिनका आरबीआई अलाउ करता है कि आप आरबीआई में खाता खोलो। जितने भी बैंक है उनका भी आरबीआई में खाता होता है, तो उनका अगर जमा है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो विशेष व्यक्तियों और संस्थानों की आरबीआई के पास जमा जो पैसा होता है वो आ जाएगा आपका, प्लस मांग जमा आ जाएगी और टोटल करेंसी आ जाएगी, ये M1 में आ जाएगा। ये बहुत संकुचित होता है, ये अर्थव्यवस्था में संकुचित पैसे को दर्शाता है। अगली अवधारणा क्या है? डीडी में बता चुका है, नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक होता है। एक बैंक का दूसरे बैंक में जमा इसमें शामिल नहीं होता है, फिर बता दिए, क्योंकि बैंक के पास पैसा है वो डबल काउंट हो जाएगा फिर वो, ठीक है। जो M2 होती है अवधारणा वो क्या होती है? M2 में M1 आ जाता है पहली चीज कि जितनी भी डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट प्लस के कैश, ये दोनों तो आ गई थी आपकी M1 में।
प्लस डाकघर में जितनी भी सेविंग अकाउंट है उनकी जमा, मतलब डाकघर की जितनी भी डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि डाकघर में चालू खाता तो खुलता नहीं है, सेविंग ही खुलता है, तो डिमांड डिपॉजिट के दो ही होते हैं, या तो चालू खाता हो या सेविंग। चालू खुल नहीं रहा है तो सेविंग की जितनी भी जमा है डाकघर की वो आ गई, और M1 आ गई। ये हो गया M2 मिला, इन दोनों को मिला के M2, इसको बोलते हैं संकीर्ण मुद्रा। आगे आते M3। M3 में क्या होगा, M1, M1 में क्या क्या था आपका, कैश करेंसी जिसे बोलते हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स थे, इतना हो गया, प्लस जितना भी टोटल है वो टाइम डिपॉजिट। अब आ गया टाइम डिपॉजिट, मतलब बैंक में जो FD RD की वो भी सारी जुड़ जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं विस्तृत मुद्रा। ये M3 है। अब आते हैं M4 पे, M4 में सब आ जाएगा। अब यहाँ पे छूट क्या गया था, यहाँ पे आपने डाकघर की जमाएं हटा दी थी, डाकघर की जमाएं नहीं थी इसमें शामिल, वो यहाँ पे जोड़ देंगे, तो M4 में क्या आ जाएगा, M3 प्लस डाकघर की सारी जमाएं, डिमांड और इन सबको मिला के बोला जाता है NDTL। इसमें सारा पैसा जितना भी आपका जमा हो, चाहे डाकघर में चाहे बैंकों में, सब आ जाता है। तो इसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब देयता है, तो ये बैंकों की या डाकघरों की देयताएं होती हैं, ये लोगों को वापस करनी होती है, ऋण है एक प्रकार का। NDTL इस शब्द का बहुत प्रयोग हो। अब आते हैं मुद्रा आपूर्ति, क्या जितना कैश है, करेंसी है, प्लस की जो आपकी डिपॉजिट है, डिमांड NDTL है, ठीक है। क्या इतना ही आता है क्या, नहीं। जैसे आपने बैंक में जमा किया पैसा 1 लाख रुपए, तो आपको पता है आपके पास 1 लाख है, बैंक ने क्या किया, इस 1 लाख को दूसरे व्यक्ति को दे दिया, उस व्यक्ति ने कर्ज लेके, उस व्यक्ति ने क्या किया, 50,000 खर्च कर दिए और फिर से जमा कर दिए उसको। जो 50,000 खर्च किए उसने 50 के, ठीक है, वो भी किसी लोग के पास गए होंगे, वो बैंक में जमा कर देंगे, और जो 50,000 है वो इसने अगले जमा कर दी। इस तरीके से जो जितना मुद्रा, जितनी कैश आपका फ्लो होता है ना, उससे 6 से 7 गुना इसका प्रभाव होता है। कई बार कई लोग इसको यूज करते हैं, इस पैसे को कई तरीके से, जैसे 50 फिर जमा कर, अब ये इसने खर्च किया, सोचो मजदूरों पे खर्च कर दिया, तो वो मजदूर भी क्या करेगा, उस पैसे को या तो खर्च करेगा या बैंक में रख देगा, ये फिर लोन के रूप में किसी के पास चला जाएगा। यहाँ पे 50 इसने लोन फिर से बैंक में जमा कर ही दिया, तो फिर ऐसे करके पूरा साइकिल बनता है। तो मुद्रा आपूर्ति टोटल क्या होती है, मुद्रा गुणांक जो कि 6 से 7 गुना होता है, और M0 रिजर्व मनी होती है, ये होती है जितना कैश करेंसी जो चल रही है देश में। तो इस टाइम पे 22 से 24 लाख करोड़ के ही नोट चल रहे हैं देश में, जब से वो हुआ है ना मोनेटाइजेशन। लेकिन इसका अगर देश में करेंसी देखो तो 140 लाख करोड़ के ऊपर का कैश फ्लो है, इतना ये मुद्रा गुणांक के कारण। ठीक। अब साख सृजन क्षमता, एक टर्म आता है साख सृजन क्षमता, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, जहाँ पे साख की बात आ जाए, क्रेडिट की बात आ जाए, वो मतलब ऋण देने की क्षमता। तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता होती है साख सृजन क्षमता। अब देख लेते हैं भारत की मौद्रिक प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है, क्या नहीं, सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले पैसा कैसे छपता है देश में, रिजर्व बैंक कैसे पैसा छापती है वो देखेंगे। तो ये एक सिस्टम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS प्रणाली। MRS के अंतर्गत RBI को स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में, ठीक है, प्रतिभूति क्या होती है पहले तो वो समझो। प्रतिभूति एक प्रकार का या तो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या है, एक पत्र है, सरकार ने ये बोल दिया, इस पर लिख दिया कि आपके 50,000 मेरे पास जमा है, इस टाइम पे आपको मिल जाएंगे, ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। बॉन्ड एक प्रकार का पत्र होता है, ठीक। तो या तो प्रतिभूति हो, प्रतिभूति में बॉन्ड आ गया आपका, या शेयर आ गए, या फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा आ गई, ये सब प्रतिभूतियों का पार्ट होता है। तो जहाँ पे प्रतिभूति शब्द आए समझ जाना, या तो बॉन्ड की बात हो रही है, या शेयर की बात हो रही है, या फिर विदेशी मुद्रा। तो ये MRS जो होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसके अंतर्गत RBI को स्वर्ण या तो सोना या विदेशी प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा जो है, इसके रूप में कम से कम 200 करोड़ रुपए का आरक्षित कोष रखना पड़ता है, जिसमें से कम 115 करोड़ का स्वर्ण होना चाहिए। इतना RBI ने, जैसे RBI को 10 लाख करोड़ के नोट छापने, ठीक है, तो RBI क्या करेगा, 200 करोड़ रुपए अपने पास किस रूप में रखेगा, 115 करोड़ का सोना कम से कम, प्लस बचा हुआ 85 करोड़ में या तो वो डॉलर रख लेगा या येन रख लेगा, जो भी रखना है उसको।
अब वो कितने भी नोट छाप सकता है, मिनिमम 200 रुपए का कोर्स रखना पड़ता है इसको। इसी को बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। पहले ये था कि आरबीआई को उतना ही सोना रखना पड़ता था जितने का वो नोट छापेगा। अमेरिका में जब मंदी आई थी तो अमेरिका में भी उसके पहले यही सिस्टम था, फिर अमेरिका ने इसको खोल दिया था कि आप कुछ रिजर्व रखो, फिर कितना भी पैसा। उसी को आरबीआई ने बहुत बाद में अपनाया था। ठीक है, आरबीआई स्वर्ण विदेशी प्रतिभूतियों में बोला विदेशी मुद्रा है, यहाँ पे डॉलर की बात हो रही है, पौंड की बात हो रही है, पौंड स्टर्लिंग, ठीक है, येन की बात हो रही है, इन सब की बात। स्वर्ण विदेशी प्रतिभूति एवं गवर्नमेंट की भी अपनी प्रतिभूतियां होती है। गवर्नमेंट क्या है, बॉन्ड दे देता है। आरबीआई को एक पेपर पे लिख के दे दिया कि इतने पैसे आपके हमारे पास हैं, आप हम ये रख लो अपने पास और हमें पैसे दे दो। तो आरबीआई पैसे छाप के दे देगा। अब गवर्नमेंट जब अपना काम कर चुकी होगी, फिर से पैसा आएगा तो ये बॉन्ड वापस ले लेगी, वो आरबीआई का चुका देगी। ठीक है, तो इन तीन चीजों के आधार पर आरबीआई पैसा छाप लेता था पहले। अब केवल दो के आधार पर छापता है, स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूति। गवर्नमेंट की प्रतिभूतियों के आधार पर इसलिए नहीं छापता, ये 1991 के बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अभी बताता हूं क्यों बंद किया। इनके आधार पर असीमित मुद्रा का निर्गमन कर सकता है आरबीआई, असीमित मुद्रा छाप सकता है। मुद्रा का निर्गमन मतलब छाप। अब जो मैं बताता हूं कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज या प्रतिभूति या बॉन्ड बोल सकते हो बस, ठीक है, इसके आधार पर क्यों नहीं छापते, इसको बोलते हैं घाटे का वित्तीय। इसमें क्या होता था कि संसाधन तो उतने ही है, कारें उतनी ही हैं, सीमेंट उतनी है, सरिया उतनी है, जो भी चीज चाहिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसा छपवा लिया। तो एक्स्ट्रा पैसा छपेगा तो गवर्नमेंट की क्रय शक्ति बढ़ गई। गवर्नमेंट जो जनता का संसाधन है अपने पास खींच सकती है। इससे क्या, महंगाई बढ़ेगी और देश में संसाधन नए नहीं आ रहे हैं, पैसा ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया देश में, तो महंगाई बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीजें, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जनता के संसाधन। इसलिए 1991 का आर्थिक जो सुधार हुआ था उसके बाद आरबीआई ने ये जो गवर्नमेंट प्रतिभूति है इनको रख के पैसे को छापना बंद कर दिया, क्योंकि इसी को बोला जाता था घाटे का वित्तीय। ठीक है, आरबीआई जब सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर मुद्रा छापती है तो इसको बोला जाता है घाटे का वित्तीय। इसको इन्फ्लेशन टैक्स भी बोला जाता है, एक प्रकार से महंगाई बढ़ा देता है। आर्थिक सुधारों के बाद ये बंद कर दिया। अब केवल दो आधार पर होता है कि आरबीआई या तो सोना रखेगा अपने पास, नया सोना, या फिर वो क्या रखेगा, विदेशी मुद्रा। तो जो भी भारत में विदेशी मुद्रा जैसी बढ़ती है तो आरबीआई को मजबूरन उतनी मुद्रा छापनी पड़ती है, और इसको छापने के बाद क्या है, करेंसी फ्लो है देश में बढ़ जाता है, जिसको मुद्रा आपूर्ति बोलते हैं। अब आते हैं आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, देश का केंद्रीय बैंक है और मौद्रिक प्रणाली यही संचालित, दो प्रणालियां देश में चलती है, एक राजस्व प्रणाली, राजस्व प्रणाली सरकार चलाती है बजट के माध्यम से, ठीक है, दूसरा है मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली कौन चलाता है, आरबीआई चलाता है। तो देश का केंद्रीय बैंक है, मौद्रिक प्रणाली का शीर्ष संस्थान भी यही है। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट पढ़ लें। पहले जब 1935 में स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय कोलकाता था, 1937 में मुंबई पहुंच गया, आज भी मुंबई है। जितने भी बैंक देखोगे मैक्सिमम बैंकों का मुख्यालय आपको मुंबई में। इसकी स्थापना 5 करोड़ रुपए की अंश पूंजी के साथ निजी क्षेत्र में की गई थी पहले। फिर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है इसका, आरबीआई का वित्तीय वर्ष अलग चलता है, ठीक है। वैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है नॉर्मल देश का वित्तीय वर्ष देखो, लेकिन आरबीआई का 1 जुलाई से 30 जून। अब आरबीआई के कार्य देख लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या कार्य हैं। मुद्रा निर्गमन का एक अधिकार, निर्गमन मतलब छापने का, पैसा छापने का एक अधिकार है। सरकार का बैंक है, जितनी भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, सब इसमें अपना खाता रखती हैं। जो भी पैसा आता है इसी के खाते में जाता है, यहीं से निकाल के खर्च करती हैं, तो इसके पास डेटा रहता है। जो कैग गणना करती है बाद में, तो यहाँ से आसान हो जाता है। सरकार के लिए बैंकर का कार्य भी करता है, सरकार को लोन भी आरबीआई दिलाता है। अभी बताएंगे आगे, सीआरआर, एसएलआर से फ्री लोन दिलाता है आरबीआई। मौद्रिक प्राधिकरण है, मुद्रा से संबंधित जो भी चीजें हैं पैसे से, उसका एकमात्र प्राधिकरण है। बैंकों का बैंक है, सारे बैंकों का रेगुलेशन भी यही करता है। बैंकों को अंतिम ऋणदाता का भी कार्य करता है, अगर बैंक डूबने में लगा हो तो आरबीआई ही ऋण देता है। फॉरेक्स रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा का कस्टोडियन है, फेमा एक्ट
ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था 1999, उसके पहले फेरा था। ठीक। रुपए की विनिमय दर में स्थिरता, जो रुपए का मूल्य गिरने लगता है ना, अवमूल्यन होने लगता है, ठीक है, मूल्य ह्रास होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, स्थिरता लाता है। साख का नियंत्रण, बैंक कितना रुपए लोन दे सकते हैं इसका नियंत्रण भी ये करता है मौद्रिक नीति के द्वारा। अभी बताएंगे मौद्रिक नीति होती क्या है। मौद्रिक नीति आ गया अब आपका। अब मौद्रिक नीति कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। थोड़ा सा क्लिष्ट होगा, बार बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आ जाएगा, और एक बार आ जाएगा तो फिर कभी गलत नहीं। यह आर्थिक नीति का वह घटक होता है, मौद्रिक नीति, जिसके द्वारा, ठीक है, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख का नियमन करता है। आर्थिक नीति का वह घटक जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख मतलब कितना लोन दिया जाएगा उसका नियमन करता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई की बात हो रही है। मौद्रिक नीतियों के उपाय होते हैं इसके पास, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, एमएसएफ, बहुत सारे उपाय होते हैं। अभी बताएंगे वन बाई वन करके किसका क्या मतलब होता है। तो ये जो उपाय या उपकरण होते हैं इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा एवं साख की उपलब्धता, मतलब कितनी, हर क्षेत्र को कितना पैसा मिले, इसकी ये उपलब्धता सुनिश्चित करता है। किस पैसे का कितना लागत, अगर इसने ब्याज दर बढ़ा दी तो हर क्षेत्र में पैसे की या कंपनी की लागत बढ़ जाएगी, उसका नियमन भी आरबीआई करता है। अब मौद्रिक नीति के उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी मौद्रिक नीति होती है, पहला उद्देश्य यही होता है कि आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाना। लेकिन आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाते समय ऐसा ना हो कि महंगाई इतनी बढ़ जाए कि लोग बागों को जीना मुहाल हो जाए। तो भारत की जो मौद्रिक नीति है उसका मेन है कि लचीली मुद्रास्फीति के साथ साथ आपका आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाना, ठीक है। विनिमय दरों में स्थिरता, जो रुपए का मूल्य होता है डॉलर के सापेक्ष, तो वो इतना ना गिर जाए, एक स्थिर बना रहे। वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाना देश की, ऐसा ना हो कि बैंक डूब जाए, चीजें डूब जाए तो देश की अर्थव्यवस्था डूब जाए, तो ये बहुत सुधार भी करता है। और निर्धनता का उन्मूलन ये कैसे करता है, विभिन्न सेक्टर के लिए जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आ गया, तो बैंकों को ये डायरेक्ट करता है कि 40% तो आपको जो प्रायोरिटी सेक्टर है, कृषि, मध्यम उद्यम, इन सबको आपको देना है, ठीक है। अब इसके उपकरण देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई। रेपो रेट किसे बोलते हैं, है ना। इसके बाद एसएलआर, सीआरआर किसे क्या बोलते हैं। पहला, नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, यह बैंकों की कुल जमाओं, एनडीटीएल का वह प्रतिशत होता है। एनडीटीएल तो अब आपको पता चल गया होगा, नेट डिमांड एवं टाइम लायबिलिटीज। एनडीटीएल का वह प्रतिशत होता है जो उन्हें नकदी के रूप में आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है, ठीक है। बैंकों की कुल एनडीटीएल का वह प्रतिशत जो बैंक क्या होते हैं, जैसे बैंक के पास 100 रुपये लोगों ने जमा किए, तो इसका इस टाइम पे अभी सीआरआर फिर से शायद 4% हो गई, पहले 3.5% थी। तो ये 4% तो सिर्फ कैश के रूप में रखते हैं और इसको कोई ब्याज नहीं मिलता है आरबीआई के पास। आरबीआई के पास रखने का मतलब ये गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट इस पैसे का उपयोग कर सकते हो, मतलब ब्याज हो, बैंक इस पे ब्याज देंगे, जिन्होंने बैंक में जमा किया बैंक ब्याज देंगे उसको, लेकिन बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ये होता है सीआरआर। जब मोदी गवर्नमेंट ने मोनेटाइजेशन किया था तो सीआरआर को 100% कर दिया। दैट मीन सारे बैंकों को जितना भी उनके पास पैसा आ रहा था पूरा गवर्नमेंट के पास जमा कर, तो ये होता है जो उन्हें नकदी के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। अब देखना हर एक चीज को, अगर सीआरआर बढ़ा दी तो बैंक की जो लोन देने की क्षमता वो अपने आप घट जाएगी। जैसे 100 रुपए हैं बैंक के पास आए, अब आपने सीआरआर 4% है तो बैंक केवल 96 रुपए बचे, वो केवल लोन के रूप में दे सकता है। आपने सीआरआर 20 कर दी तो केवल बैंक 80 रुपए ही लोन के रूप में दे पाएगा। फिर 20 रुपए तो उसने कैश के रूप में कहा आरबीआई के पास रख दिए, वो यूज नहीं कर सकता है। तो इससे बैंक की साख सजन क्षमता घटती है अगर सीआरआर आपका बढ़ जाता है, और साख सजन क्षमता घटेगी तो बैंक लोन नहीं दे पाएंगे, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। समझते जाना, एक कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझा पाएगा, यूपीएससी वाले टीचर भी नहीं समझा पाते और स्टूडेंट भी केवल रट के जाते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें समझा दूंगा, ऐसे बता दूंगा इकोनॉमिक्स की, बहुत आसान हो जाएगी, फिर रटना नहीं पड़ेगा। आगे दूसरा क्या है आपका, वैधानिक तरलता अनुपात।
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR किसे बोलते हैं? यह बैंकों की कुल जमाओं NDTL का वह प्रतिशत होता है जो बैंकों को अपने पास निर्धारित तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। जैसे CRR देखा आपने, CRR में क्या था, बैंक सीधा RBI के पास रखते थे, बैंकों का रोल खत्म। SLR में क्या होता है कि RBI ने देखा कि पहले क्या होता था कि आपने बैंक में पैसे जमा करा दी, अब जब आप निकाल लेंगे तो बैंक के पास उतने पैसे है ही नहीं, फिर बैंक इंतजार करा रहा। तो बैंकों के पास पर्याप्त तरलता बनी रहे, ऐसा ना हो कि जितना पैसा आए वो उतना ही लोन पे दे दे तो फिर उनके पास नहीं। इसके लिए SLR की व्यवस्था की गई कि आपको इतना पैसा किसके रूप में, कि या तो नगद रखो अपने पास, 18.5% था, अभी बढ़ता रहता है, हर 2 महीने में मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ये घटाते बढ़ाते रहते हैं, लेटेस्ट वाला देख लें। तो अगर 18.5% है तो इतना पैसा जितना टोटल जमा हुआ, जैसे 100 रुपये बैंकों के पास लोगों ने जमा किया, तो टोटल NDTL है इसका 18.5%, 4% उधर निकल गया है, बचे हुए में से 18.5%। तो ये बचे हुए का नहीं है, 100 का ही है, तो 4 उधर दे दिए और 18.5 यहाँ देगा बैंक, ठीक है। तो 18.5% बैंक किसमें, नगद में रखेगा, या गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, या गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड मतलब एक पेपर खरीद लिया, गवर्नमेंट ने एक पेपर लिखित में दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट इसको ब्याज भी देती है इस पर, ठीक है। तो सरकारी प्रतिभूतियों में तो ये गवर्नमेंट को एक प्रकार से लोन मिल जाता है, उसमें रखना पड़ेगा, या बैंकों को अपने पास सोने के रूप में रखना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं रख सकता, पूरा लोन पे नहीं दे सकता। तो ये SLR है। SLR को कम करने का सुझाव, जब बैंक सुधारों पर बहुत सारी कमेटियां बनी है, नरसिम्हन 1, नरसिम्हन 2, हम इस कमेटियों में बात करेंगे, थोड़ा बहुत बात करेंगे क्योंकि उतना डिटेल में जाने का आपके यहाँ मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो SLR कम करने का सुझाव एक नचिकेता मोदी कमेटी थी, उसने दिया था, बाद में पहले 20% हुआ करता था, धीमे धीमे कम भी हुआ, एक टाइम पे तो 30 से 35% होता था SLR, फिर एक कम हो गया, कि जिससे कि बैंकों की लोन देने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाए, और बैंक जब ज़्यादा लोन दे पाएंगे तो क्या होगा, आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। SLR अगर बढ़ेगा तो फिर यहाँ पे भी है कि अगर SLR आपने बढ़ा दिया तो लोन देने की क्षमता अपने आप घट जाएगी, जब लोन देने की क्षमता घट जाएगी तो बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होगी, और मुद्रा आपूर्ति भी क्या होगी, देश में कम हो जाएगी। जैसे मुद्रा आपूर्ति कम होती है तो लोगों के पास कम, जितना भी पैसा होता है घूम फिर के लोगों के पास ही आता है, ध्यान रखना। तो लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो कम खरीदेंगे, मांग कम होगी, मांग कम होने पे महंगाई भी कम हो जाती है। तो जब भी महंगाई कम करनी होती है तो सरकार क्या, मुद्रा आपूर्ति को कम कर देती है। फिर आते हैं बैंक रेट पर, तीसरा होता है बैंक दर। यह वह ब्याज दर होती है, ध्यान रखना, RBI यहाँ पे भी लोन देगा, लेकिन RBI यहाँ पे लोन किसको, बैंकों को दे रहा है। अभी तक गवर्नमेंट ही अपने बॉन्ड दे रही थी, अब RBI यहाँ बैंकों से बोलेगी कि आप अपना बॉन्ड दीजिए, बना के प्राइवेट बॉन्ड, उस पर लिख दीजिए कि 25 लाख का बॉन्ड है जैसे, तो 25 लाख का एक पेपर बैंकों ने जमा करा दिया RBI, RBI इनको क्या है, लोन दे देगी एक ब्याज दर पे, लेकिन इस उसके साथ देगी कि बाद में जब एक RBI ये बॉन्ड वापस करेगी तो उतना रुपये इनसे लेगी। वह ब्याज दर जिस पर RBI या केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को निगम प्रतिभूति, निगम प्रतिभूति मतलब कंपनी वाली प्रतिभूति, कंपनी जो दे रही है, कंपनी एक्ट के तहत सारे बैंक क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, तो बैंक भी कंपनी है, गिरवी रखकर RBI के पास गिरवी है, ऋण प्रदान करता है। जो बैंक रेट होता है वो हमेशा देखना रेपो रेट से ज्यादा होता है, अगर रेपो रेट 4 है तो बैंक रेट 4.25, ठीक है। रेपो रेट में भी RBI लोन देता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट प्रतिभूति लेता है, और यहाँ पे RBI क्या, प्राइवेट प्रतिभूति ले रहा है बैंक दर में। अगला आ जाते हैं प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां। प्रतिभूतियां होती क्या है, 2 टाइप की होती हैं, जो निगम प्रतिभूति होती है किसी कंपनी की या प्राइवेट, एक होती है कॉमर्शियल पेपर, दूसरा होती है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल पेपर होती है जो जिन कंपनियों की वेल्थ टोटल बहुत ज्यादा उनके पास, और जिनकी थोड़ी बहुत कम होती है उनके पास होता है कॉमर्शियल बिल। तो वह निगम प्रतिभूतियां जिन्हें गिरवी रखकर बैंक RBI से ऋण ले सकते हैं, उनमें क्या आता है, वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर, और दूसरा आपका क्या है, कॉमर्शियल बिल। यहाँ पे बिल की बात नहीं हो पाई। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, लंबी हो रही, अगले उसमें हम देखेंगे कि रेपो रेट किसे बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे बोलते हैं, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी किसे बोलते हैं, और भी
मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे क्या बोलते हैं, सब चीज बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर बताएंगे कि आरबीआई देश में महंगाई को कैसे नियंत्रित करती है, वृद्धि दर आर्थिक विकास बढ़ाना हो उसको कैसे बढ़ाती है, और क्या क्या आरबीआई काम करती है, कैसे ब्याज को महंगा कर देती है आरबीआई, किसको डीआर पॉलिसी बोलते हैं, संकुचित मौद्रिक नीति बोलते हैं, किसे किसे विस्तृतात्मक मौद्रिक नीति बोलते हैं, सब चीजें हम अगली क्लास में बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150, तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है, टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है, बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।